2020 हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इस पर अलग अलग कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही बनेंगे ना, सेम ही क्वेश्चंस बनेंगे, थोड़ा सा उसको जो है मॉडिफाई करके चेंज करके अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो केवीएस का एग्जाम हो, एनवीएस का, ईएमआरएस का, DSSS का, या फिर एटॉमिक एनर्जी की वैकेंसीज आए, सब में वही क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। तो सबसे पहले अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जानना चाहते हैं तो उसका विजन क्या है, तो विजन में 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। टू ट्रांसफॉर्म इंडिया अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, भारत को एक सशक्त व जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना। दूसरा है स्किल इंडिया, कुशल भारत। तीसरा ऑप्शन दिया है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू बी द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, एनईपी 2020 का विजन। टू मेक एवरी सिटीजन अ ह्यूमन कैपिटल, प्रत्येक नागरिक को मानव पूंजी बनाना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, तो सबसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये तो एक जगह पे मेंशन किया है केवीएस पीआरटी, इसी क्वेश्चन को कई जगह पे और भी पूछा गया है, एनवीएस में भी पूछा गया है और भी जगह पे। तो एनईपी 2020 जिन्होंने पढ़ा है, सबसे पहले विजन देखें। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आएंगी, वो बातें अलग हैं और विजन बोलने का मतलब अलग है। तो विजन यही है कि भारत को एक सशक्त व जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना। एक बड़ी सोच है, एक बड़ा विजन है कि पूरा जो भारतवर्ष है, देश है, उसको कैसा परिवर्तन उसमें लाना है। सशक्त व जीवंत होना चाहिए, लाइवली होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, ज्ञान पर बेस्ड होना चाहिए, नॉलेज पर बेस्ड होना चाहिए सोसाइटी। टू ट्रांसफॉर्म इंडिया अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, तो जब ये आप पढ़ रहे तभी याद कर लो कि इसका विजन है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, भारत को एक सशक्त व जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तन करना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनईपी 2020 का विजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय टॉकिंग ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, बाय टॉकिंग ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, NEP 2020 wants to pay attention on। NEP 2020 ने संपूर्णवादी शिक्षा की चर्चा में किस पर ध्यान देने को कहा है, तो NEP 2020 ने किस बात पे ध्यान देने को कहा है। सिंपल शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो NEP 2020 का जो होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब सभी चीजों को अगर मिला के बोले तो सभी चीजों को मिलाते हुए ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसे आप बोले कि पूरी तरीके से अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं NEP 2020 में, तो उसका मुख्य जो है अटेंशन किस चीज पे मुख्य ध्यान देने को कहा है। NEP 2020 इसलिए लाया गया कि ओवरऑल डेवलपमेंट विकास किया जा सके, संपूर्ण विकास किया जा सके, तो उस पर ध्यान किस चीज पे देने को कहा गया है। तो उसमें ऑप्शंस दिए हैं फिलिंग अप द होल्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था में छिद्रों को भरने पर। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, शिक्षा में अवसरों की समानता पर ध्यान देने को कहा है। गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू ऑल कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन, सभी पक्षों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पर अपेक्षित बल देने पर। और लास्ट ऑप्शन है डिजाइनिंग सेम कोर्स थ्रू आउट इंडिया, तो इन 4 में से कौन सी बातों पर अगर संपूर्ण रूप से विकास करना है तो NEP 2020 ने किस बात पे ध्यान देने को, अटेंशन देने को कहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही ऑप्शन है ना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और यहाँ जो लिखा है कि KVS TGT KVT लिखा गया, KVS TGT ये तो एक ही बार का मेंशन किया हुआ है, इसी क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह पे ऑप्शन चेंज करके पूछा गया है। बट सही ऑप्शन अगर आपको याद हो गया है कि अगर संपूर्ण विकास की बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, तो NEP 2020 ने किस बात पे ध्यान देने को कहा है, ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने संपूर्णवादी शिक्षा में छात्रों के सभी पक्षों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पर अपेक्षित ध्यान देने, अपेक्षित जो है बल देने पर ध्यान देने को कहा है। तो कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देने को कहा है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक, कहने का मतलब है इमोशनल, नॉलेज और एक्टिविटी, तीनों पे जो है ना
तीनों का डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट का, इस बात पे ध्यान देने को कहा है। तो ऑप्शन सी, गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू ऑल कॉग्निटिव, कोनेटिव एंड अफेक्टिव डोमेन्स, सभी पक्षों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक, तो ये ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीक्षा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा का क्या प्रयोजन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रतिपादित किया है दीक्षा को, तो वो दीक्षा क्या है क्या वो। तो ये सबसे पहला ऑप्शन दिया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस, डिजिटल अवसंरचना संसाधन। और इसलिए कई बार ना हिंदी इतनी कठिन होती ना, सार्वभौमिकरण नहीं समझ में आए तो इंग्लिश वाला जो ऑप्शन है वो उसको पढ़ लेना चाहिए। फ्री यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक्स इन प्राइमरी चिल्ड्रन, प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षा के बालकों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्यक्रम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है सी ऑप्शन है। ये एक्चुअली एक ऐप है, दीक्षा क्या है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लाया है, प्रतिपादित किया है। और दीक्षा इज एन ऐप, और ये ऐप है जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, तो जो पढ़ाई से रिलेटेड है ना ऐप बनाया गया है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स है ये। यह केंद्रीय बोर्ड सीबीएसई एवं राज्यों के शिक्षा बोर्ड से जुड़ा हुआ है। इस ऐप में सभी राज्यों के जो शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम 1 से 12 तक के अध्ययन की सामग्री अपलोड की गई है। विद्यार्थी एवं शिक्षक इसे ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो इसमें जितना भी टीचिंग मटेरियल है ना, स्टडी मटेरियल है ना, वो सब स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक का अपलोड किया गया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो। तो ये क्या है, ऐप है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, संसाधन है, पढ़ाई वाले संसाधन है, ऐप है ये। तो दीक्षा जो है ऐप है जिसमें कि सभी प्रकार की पढ़ाई की सामग्री जो है अपलोड कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the PTR ratio prescribed as per NEP 2020 in areas of socio-economically disadvantaged population is, तो हिंदी में समझते हैं इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्धारित शिष्य शिक्षक अनुपात पीटीआर का मतलब शिष्य और शिक्षक, प्यूपिल टीचर रेशियो, प्यूपिल टीचर रेशियो, पीटीआर का फुल फॉर्म क्या हो, प्यूपिल मतलब शिष्य, टीचर रेशियो। तो पीटीआर जो है रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कि कितने टीचर कितने स्टूडेंट पे होने चाहिए, कहाँ पे, वो भी कहाँ पे, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड पॉपुलेशन में, मतलब जो एरिया ऐसे ना जो पिछड़ा एरिया है, सिंपल वर्ड में अगर बोले जो पिछड़े एरिया है, जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है और सामाजिक रूप से भी पिछड़ा है, वैसे क्षेत्र में एनईपी 2020 ने क्या सजेस्ट किया कि शिष्य मतलब स्टूडेंट और टीचर का कितना रेशियो होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 35 होना चाहिए 1:1, मतलब 35 बच्चों पे एक टीचर, या 30 बच्चों पे एक टीचर, या 25 बच्चों पे एक टीचर, या 40 बच्चों पे एक टीचर। तो ऑब्वियसली क्या है कि उपेक्षित एरिया है तो वहां पे जो है कम बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। तो 25:1, 25:1 इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रत्येक 25 छात्र पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाता है, यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 एम्फसाइजेस मेनली ऑन राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एनईपी 2020 में मुख्यतः किस बात पर ध्यान बल दिया गया है, तो किस चीज पे बल दिया गया है, एक विजन अलग होता है, ये है कि किस चीज पे बल दिया गया है। तो इसमें फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, प्रकार्यात्मक साक्षरता और संख्या ज्ञान, तो लिटरेसी पे ध्यान दिया गया है, संख्या ज्ञान पे ध्यान दिया गया है, रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक, पढ़ो लिखो और अंक गणित सीखो, इस पे ध्यान देने को कहा है। या फिर बुनियादी साक्षरता और सांख्य ज्ञान पे, न्यूमरेसी पे,
बुनियादी साक्षरता पे ध्यान देने को है, या अंडरस्टैंडिंग देयर मदर टंग ओनली, अपने मातृभाषा को समझो, बस इतने पे ध्यान है। ये केवीएस पीआरटी में पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ प्रमुख कैसे कि 5+3+3+4 है ना इसका, तो इसमें जो ऑप्शन सी है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को बल देने को कहा है। तो एनईपी 2020 में सीधी सीधी बात आप याद रखो कि पढ़ने लिखना ये सब शामिल, ठीक है कि पढ़ना है, लिखना है, अंक गणित सीखना है, संख्या ज्ञान सीखना है, सब ठीक है, लेकिन बल किस पे देना है, किसको ज्यादा फोकस करना है, तो वो है हाँ मदर टंग में पढ़ाना है, 1 से 5 को मदर टंग में सीखेंगे, वो भी ठीक है, सब चीजें हैं, लेकिन फोकस किस पे किया है, फोर्स किस पे किया है, तो वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे, संख्या ज्ञान पे और बुनियादी साक्षरता पे। बुनियादी साक्षरता होनी चाहिए ज्यादा, और सारे प्रश्न जो है ना पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आंसर्स भी हैं। द न्यू स्ट्रक्चर प्रोपोज्ड फॉर स्कूल लेवल एजुकेशन बाय एनईपी 2020 इज, स्कूली स्तर शिक्षा हेतु एनईपी 2020 द्वारा सुझाया हुआ रूप क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 5+3+4 है, या 2+3+3+4 है, या 3+2+3+4 है, या फिर 5+3+3+4 है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे देती हूँ। तो ये जो है ना एनईपी 2020 ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया स्कूल लेवल एजुकेशन के लिए, स्कूली स्तर शिक्षा के लिए जो स्ट्रक्चर प्रपोज, ये स्ट्रक्चर है 5-3-3-4, 5-3-3-4। जब आप वीडियो देख रहे हैं तभी याद कर ले, 5-3-3-4। अब ये सभी जगह पूछे गए हैं, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ईएमआरएस में भी पूछा ही गया है बिल्कुल, और बाकी जो केवीएस वगैरह में भी है, DSSS में, एनवीएस में, इन सब में भी पूछा जा रहा है। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे कि क्या एक्सप्लेनेशन है। तो इसके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से 29 जुलाई 2020 एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार एग्जैक्ट डेट भी पूछा जाता है, कई ऑप्शंस आपको दे देंगे 27 जुलाई, 26 जुलाई, 15 अगस्त, तो ऐसे आपको एक ऑप्शन, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। 29 जुलाई 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हिंदी में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 3 to 18 ईयर्स के, 3 से 18 साल के सभी बच्चों के लिए 5+3+3+4 की एक नई शैक्षणिक संरचना, एक जो नया स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया। इसमें जो है ना 12th लेवल तक की पढ़ाई का पूरा जो है ना, शुरू से लेके 12th लेवल तक की पढ़ाई का पूरा व्यवस्था बताया गया। तो इसमें क्या बता रहे हैं, 5+3+3+4 को कैसे एक्सप्लेन करें। देखिए शुरू का जो 5 साल है, शुरू के जो 5 साल है वो आधारभूत है, उसको आधारभूत बताया गया। तो इस आधारभूत में आप क्या क्या कर रहे हैं, नर्सरी, जूनियर, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। तो नर्सरी से लेके कक्षा 2 तक इसमें आ गया है ना, नर्सरी से लेके कक्षा 2 तक इसमें आ गया। फिर प्रारंभिक में जो 3 साल है उसमें क्या क्या आएगा, ऑब्वियसली 2 तक तो आ गया इन 5 सालों में, स्टैंडर्ड 2 तक, कक्षा 2 तक तो इन 5 सालों में आधारभूत में आ गया। प्रारंभिक में क्या आ गया, प्रारंभिक में आ गया 3 साल। 3 साल में कौन कौन से 3 साल, तो 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड एंड 5th स्टैंडर्ड, 3 से 5 तक। 8 से अगर एज के हिसाब से बात करें तो प्रारंभिक चरण में स्टैंडर्ड 3 से लेके 5 तक की पढ़ाई की बात है, 8 से 11 साल के बच्चों के लिए। इसके बाद मध्य आ गया, मध्य में ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि 11 तक तो हो गया यहाँ पे, तो 11 से 14 साल के बच्चों के लिए कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई, मध्य में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। और माध्यमिक में जैसा आप जानते हुए, माध्यमिक में 9 से 12 तक की पढ़ाई संपन्न होगी, जिसमें कि 14 to 18 ईयर्स तक के बच्चे आएंगे। तो ये नया स्ट्रक्चर प्रपोज हुआ 5-3-3-4 का ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर। तो 3 साल जो है ना बच्चे नहीं पढ़ेंगे, और तीसरे साल से पढ़ाई, मतलब 3 साल के ठीक पहले तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे, और 3 साल जैसे एंटर करके वैसे ही वो नर्सरी में एडमिशन ले लेंगे। और नर्सरी से लेके 12th तक के यहाँ पे ढांचा बताया गया है। तो बाल्यावस्था देखभाल, और इसको ECCE के नाम से भी बुलाते हैं, जो नर्सरी, जूनियर, सीनियर वाला सेक्शन है ना, उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। तो इससे एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया, इससे बच्चों को आगे चलकर बेहतर विकास हो सके। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अभी आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाद में क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया
कि 5+3+3+4 में ये इस 3 में क्या पढ़ाई होती है ना, इस 3 में क्या पढ़ाई होती है या किस एज के बच्चे शामिल हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद ही कर लेना है कि मध्य चरण में 11 से 14 साल के बच्चे, माध्यमिक चरण 4 जो है इसमें 14 से 18 साल के बच्चे, कहाँ तक की पढ़ाई होगी, 9 से 12 तक की। और मध्य चरण में 3 वर्ष 11 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई होगी, कहाँ तक पढ़ाई होगी, कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक की पढ़ाई होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछेंगे तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी पूछा गया क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है ना ये सब पूछे ही गए हैं। ईएमआरएस का भी ईएमआरएस में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। विच डॉक्यूमेंट डिस्कस्ड multilingualism and the power of language? Which document discussed multilingualism and the power of language? किस दस्तावेज ने बहुभाषावाद, ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ना इसका मतलब होता है बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, पावर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की शक्ति पर बात की, किस दस्तावेज ने? तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग, राममूर्ति कमेटी, राममूर्ति समिति, एनपीई 1986 और एनईपी 2020। तो इसका सही ऑप्शन है एनईपी 2020। एनईपी 2020 में शामिल किया गया बहुभाषावाद को। और इसमें ये क्वेश्चन अभी देखिए ये इतना ही लिखा हुआ है कि केवीएस टीजीटी में पूछा गया, लेकिन ये सभी जगह पूछा जाता है। एक्चुअली सब डॉक्यूमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पे बात की गई है। बहुभाषावाद का मतलब क्या है कि एक से अधिक भाषाओं को बोलना, समझना, पढ़ना और लिख सकने की क्षमता है। मतलब बहुत सारा लैंग्वेज है जब आप सिखाओ। एनईपी 2020 में शामिल किया गया कि अलग अलग, और आप देखेंगे भी कि ना एनवीएस में सब जगह में ना वैसे पहले से भी आते थे, पर उसमें अलग अलग लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की भी पढ़ाई होती है। ईएमआरएस में भी हो रही है, इसलिए ईएमआरएस के लिए तो ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें भी सभी थर्ड लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। तो ज्यादा लैंग्वेजेस सिखाने पे जोर दिया गया एनईपी 2020 में। उससे क्या होता है कि आप अलग अलग लैंग्वेजेस सीखेंगे तो इससे मस्तिष्क का जो अलग अलग पार्ट होता है, जैसे कि स्मृति होता है, ध्यान होता है, कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी जो है दिमाग की, ये सारी चीजें जो ना बढ़ती है अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखने से। और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि हम जो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग हमारा जो सोचने का तरीका है, वैल्यूज है अलग अलग देश में, उन सब पे जो है ना हमारा नेशनल इंटरनेशनल वैल्यूज को हम समझते हैं। तो ये आंसर इसका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू क्लास 5 इन स्कूल शुड बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए एनी फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा प्रादेशिक भाषा, विदेशी भाषा अंग्रेजी इंग्लिश में, या फिर नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा में। तो इसमें पूछिए ना, क्वेश्चन का मतलब ये है कि कक्षा 5 तक जो शुरुआती पढ़ाई है, स्टैंडर्ड 5 तक की पढ़ाई है, उसमें जो पढ़ाने का मीडियम चूज करते हैं ना, देखो अब सीबीएसई स्कूल में लिख देते हैं इंग्लिश आपको फ्लुएंट आता है तभी आप अप्लाई करो, मत वरना मत करो, है ना, लिखते हैं ना। तो इसमें बोल रहे हैं एनईपी 2020 में कि कक्षा 5 तक कौन सी भाषा में पढ़ाना चाहिए, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कौन सी भाषा यूज करें। तो इसमें लिखा है कि फॉरेन लैंग्वेज या विदेशी भाषा में पढ़ाना है, या मातृभाषा प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा मतलब प्रादेशिक भाषा भी है, या इंग्लिश में पढ़ाना है, या राष्ट्रभाषा में। ये एनईपी के हिसाब से क्या है? तो ऑब्वियसली एनईपी के हिसाब से ये बता रहे कि एनईपी के हिसाब से बी ऑप्शन, जो प्रादेशिक भाषा है ना उसमें आप पढ़ाओ, है ना। जैसे कि महाराष्ट्र है तो मराठी में पढ़ाओ, अभी वहां पे साउथ में तमिल आपका है तो तमिल में पढ़ाओ। तो 5 तक की पढ़ाई किस में पढ़ाओ? आपके अपने मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओ। तो ये किसके हिसाब से? एनईपी 2020 के हिसाब से। कब तक के लिए? सिर्फ कक्षा 5 तक के लिए, स्टैंडर्ड 5 तक के लिए। कक्षा 5 तक के लिए आप मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा का ही प्रयोग करो। ये किसके हिसाब से? एनईपी 2020 के हिसाब से।